नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसको लेकर के ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो एक प्रकार से मॉडल वीडियो के रूप में तैयार कर रहा हूँ ताकि आने वाले सभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के अधिवक्ताओं की जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो उपयोगी रहे। और साथ साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा जो वीडियो बनाने का जो क्षेत्र मैंने चयन किया है वो बहुत निर्धारित है। उसमें उन छात्रों के लिए जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उन अधिवक्ताओं के लिए जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या जो नए नए प्रैक्टिस में आए हैं या फिर जो अधिवक्ता अन्य जुडिशियल एग्जामिनेशन या फिर अन्य लॉ ऑफिसर की एग्जामिनेशन या और भी किसी प्रकार की भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो उन सभी मेरे जो बनाने का जो क्षेत्र होगा, ये मेरे जो वीडियो आपको मिलेंगे वह सभी इन क्षेत्रों को कवर करेगा। मित्रों, इससे पूर्व मेरे पास में कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि जो कमेंट्स आप दे रहे हैं उस कमेंट पे मैं काम करूँगा और जब मैं उस पर जब वीडियो बनाऊँगा तो उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाए, इसलिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आज जो मेरा जो क्षेत्र है, आज जो वीडियो बनाने का जो क्षेत्र है वह ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसको लेकर के मैं बना रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे जो क्लास लेने का जो क्षेत्र है वह मैं प्रत्येक वीडियो में मैं ये बात बताता रहा हूँ और आज भी मैं ये बात बता रहा हूँ कि जो विद्यार्थी लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं या जो अधिवक्ता ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या जो अधिवक्ता नए नए प्रैक्टिस में आए हैं या जो अधिवक्ता जुडिशियल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो अधिवक्ता या स्टूडेंट लॉ की परीक्षा देना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार की लॉ की परीक्षा देना चाहते हैं, वे इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। साथ साथ मेरा जो पढ़ाने का जो क्लास लेने का जो स्तर होगा वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्तर का होगा। अतः आप यदि पेशेंसली मेरे वीडियो को सुनना चाहते हैं तभी इस क्लास को ज्वाइन करें, अन्यथा आपके लिए ये समय, आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए ये वीडियो का समय व्यर्थ करना है। मित्रों, आज जो मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ उसमें मैं आपके साथ में इंटरेक्ट दो तरह से करूँगा। एक MCQ को लेकर और एक बुक्स को लेकर। बुक्स में किस प्रकार, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है ये प्रश्न का आंसर भी मैं साथ साथ दे दिया हूँ इसलिए कि आपको इसकी जानकारी हो जाए। ठीक है। अधिकतर जो IPC के अंदर जो लोगों की हत्याएं होती है, जैसे भाई की हत्या हो गई, बहन की हत्या हो गई, या माता पिता की हत्या हो गई, या बच्चे की हत्या हो गई, या राजा की हत्या हो गई, या सेल्फ सुसाइड हो गया, या वाइफ की हत्या हो गई, उसके अंग्रेजी में अलग अलग शब्द दिए मैं उस शब्द की सूची यहाँ दे दिया हूँ, जो कि आपको इस पर जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उससे आपको सुविधा होगी उन शब्दों का चयन करने में। यहाँ पर जो पूछा गया है इस प्रश्न में कि राजा की हत्या के लिए एक शब्द का चयन करें। फ्रेजेज, राजा की हत्या के लिए एक फ्रेजेज जो है उपयोगी है, ये प्राय लैटिन वर्ड्स से आते हैं सारे, इसलिए यहाँ पर इनके सारे वर्ड्स का यहाँ पर अर्थ भी दे दिया और वे वर्ड्स भी यहाँ पर मैंने दे दिया। उसको मैंने यहाँ हिंदी में भी लिख दिया है, आप इसे देख लें। अब मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जो स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, वो उससे पहले मैं आपको एक बुक्स के कुछ पेजेस पर ले जाऊँगा। मित्रों, सामने में देखिए ये एक पेज आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का ये पेज का कंटेंट है, इंडेक्स है,
उस किताब में क्या क्या मैटर दिए हुए हैं उसका ये इंडेक्स है, यानी कंटेंट, यानी प्राथमिक स्तर पर जो सूची दी जाती है बुक की कि इस बुक्स के अंदर में क्या क्या मटेरियल्स किस किस पेज में उपलब्ध होंगे, उसका ये पेज है। देखिए इस पेज के अंदर 100 से अधिक MCQ छुपे हुए हैं। आप इसको देखें। मैं यहाँ पर देखिए कि ये जो पार्ट 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 5, 6 इस तरह से जो पार्ट बने हुए हैं, ये टोटल 22 पार्ट में विभाजित किए हुए हैं, ठीक है। और फिर ये देखिए यहाँ पर जो है आर्टिकल लिखा हुआ है। आर्टिकल देखिए, ये पार्ट 1 में जो आर्टिकल है वो 1 से 4 तक है, और पार्ट 1 में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ये है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसी तरह पार्ट 2 में सिटीजनशिप के विषय में लिखा हुआ है जो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है। उसी प्रकार पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के विषय में है जो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। ये जो आप देखिए, अब इससे क्वेश्चन कैसे निकलते हैं इसको आप देखिए। ये जो मान लीजिए कि ये पार्ट 3 का ही हम ये प्रश्न उठाते हैं, इसमें देखिए प्रश्न कैसे उठते हैं कि पार्ट 3 में कितने कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है। एक तो ये हुआ, आप लिख सकते हैं कि 12 से 35 तक आर्टिकल, आप इसको मल्टीपल चॉइस आपको ये देगा तो आपको ये आंसर भी उसमें मिलेगा और आप ये चूज़ कर सकते हैं। या फिर ये पूछ सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो किस से कहाँ तक के आर्टिकल के बीच में उल्लेखित किए हुए संविधान में, वो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। या ये पूछ सकते हैं कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच जिस विषय पर चर्चा हुई है वो कौन सा है, सिटीजनशिप है, फंडामेंटल राइट है या फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार देखिए कि एक ही लाइन से घुमा फिरा के 4 तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि 25-30 लाइन है तो आप यदि उसको 3 से 4 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 100 से ऊपर प्रश्न बन जाते हैं। यदि एक पेज को आप स्टडी करके चलते हैं तो आपके साथ में आपको कई प्रश्नों का समाधान देने का, उत्तर देने का आपके पास में स्टॉक हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रिम्बल है, इसमें भी आप एक बात देखिए कि ये प्रिम्बल में 2 जगह संशोधन हुए, एक ये यहाँ पर संशोधन हुआ है और एक यहाँ पर संशोधन हुआ है। ये जो संशोधन हुए हैं वो एक ही बार संशोधन हुआ है, ये नहीं कि 2 बार संशोधन हुआ। देखिए ये मतलब सब्स्टिट्यूट, मतलब इसकी जगह पर नए शब्द, पहले जो शब्द थे उसकी जगह पर नए शब्द आए। यानी पहले ये शब्द थे उसकी जगह पर अब ये शब्द आ गए। एक तो ये ध्यान रखने का है। दूसरा जो है, ये देखिए दूसरी लाइन में जो है, ये जो है पहले यूनिटी ऑफ द नेशन था और अभी जो है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये शब्द आ गया। तो ये आपको जो है ध्यान देना है। और ये कब संशोधन हुआ, ये देखिए 42वें संशोधन के 42nd अमेंडमेंट, इसको आपको ध्यान रखना है। कौन से साल में आया था ये इसको याद रखना है, ठीक है। और ये संशोधन कितनी बार हुआ, यहाँ देखने से तो लगता है कि 2 बार हुआ है, लेकिन नहीं, संशोधन एक ही बार हुआ है 42वें संशोधन के द्वारा, एक्ट नंबर सेक्शन नंबर 2 के द्वारा, ठीक है। इस संशोधन के सेक्शन नंबर 2 के द्वारा इस लाइन को और इस लाइन को अमेंड किया गया, वो जो एक ही बार हुआ, ये आपको ध्यान रखना। और अब यहाँ पर और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन का कंटिन्यूशन देखिए आप, ये किसके बाद कौन सा शब्द आ रहा है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सर ये उलट के भी पूछा जाता है कि रिपब्लिक पहले दे देगा, डेमोक्रेटिक बाद में दे देगा, सोशलिस्ट बाद में दे देगा। आपको ये जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस पर आपको आंसर आपको देना होगा।
यदि आपको ये सीक्वेंस सही लगता है तभी आप जवाब दें। अब नेक्स्ट आप आइए, देखिए मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स जो है भाग 3 में मूल अधिकार है, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है भाग 4A में, भाग 4A में, भाग 4A को में जो है आर्टिकल 51 क के अंतर्गत जो है उल्लेखित किए हुए। देखिए मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, ये दो शब्द आपको ध्यान रखने होंगे। देखिए कर्तव्य अलग है, यानी कि ड्यूटी आपकी अलग हो गई और अधिकार आपके अलग हो गए, ये बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत जो है कि ड्यूटी आपको जो दी गई है, आपकी जो ड्यूटी है देश के प्रति, वो कौन कौन सी है ये आप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में और क्लियर रहेगा। ठीक है, फिर ये देखिए कितनी प्रकार की ड्यूटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रकार की ड्यूटी आपको दी गई है। जबकि अधिकार में आपको 12 से 35 के बीच, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आपको अधिकार दिए हुए हैं। ये देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है, राइट मतलब अधिकार हो गया और फंडामेंटल ड्यूटी अलग हो गया। तो 12 से 35 के बीच में आपको अधिकार दिए हुए हैं, और 51A में आपके प्रति, देश के प्रति आपकी ड्यूटी दी हुई है। ठीक है, जिसके अंदर 11 ड्यूटी आपको बताई गई है देश संविधान के द्वारा, उन ड्यूटियों को आपको पालन करना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए जो फंडामेंटल राइट्स थे, इसमें संपत्ति का भी अधिकार शामिल था, जो आर्टिकल 31 के अंतर्गत जो है पहले दिया हुआ था। जब संविधान जब बना था उसमें आर्टिकल 31 के बाद में इस पर जो विवाद हुआ, और केशवानंद भारती का एक केस आया था, उस पर ये विवाद शुरू सामने आया। उसके बाद जो है इसमें काफ़ी दिनों के बाद में मोरारजी देसाई का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल के दौरान इसको संशोधित करके इसको फंडामेंटल राइट्स से फंडामेंटल माने लीगल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। क्या आपके पास संपत्ति रखने का लीगल राइट तो है, लेकिन यदि कोई वैधानिक क्रिया के द्वारा आपकी संपत्ति को जब्त भी किया जा सकता है। ये जो है 300 अभी जो है इसका जो फंडामेंटल संपत्ति के वैधानिक अधिकार को 300A में जिक्र किया गया, आर्टिकल 301 में ए में 300A में। ये बात आपको ध्यान देनी है। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी, ये जो है 44वें संशोधन के द्वारा आर्टिकल 31 को हटा करके जो नया जो आर्टिकल हुआ 300A हो गया। इसमें लिखा है कि नो पर्सन शेल डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, अर्थात वैधानिक रूप के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके लीगल राइट से बेदखल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और कई बार पूछे जाते हैं, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एज को लेके भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ मैंने एक चार्ट दिया है और मेरी पुस्तक के अंदर में है। उस चार्ट में मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की मिनिमम एज का जिक्र है, मैक्सिमम एज का जिक्र नहीं है। उसी प्रकार लोकसभा स्पीकर के मिनिमम एज का जिक्र है, मैक्सिमम एज का नहीं है। डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा का भी मिनिमम एज का जिक्र है, मैक्सिमम एज का नहीं है। इसी प्रकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मिनिमम एज का जिक्र नहीं है, मैक्सिमम एज का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट की एज जो है, मैक्सिमम एज जो है 65 है, और हाई कोर्ट के जज की जो मैक्सिमम एज है 62 है। मिनिमम इसलिए नहीं है कि चूँकि वो लॉ की
पढ़ाई करने के बाद में वो कम से कम उसको 4 साल 5 साल प्रैक्टिस करना पड़ता है। फिर वो जुडिशियल एग्जामिनेशन की परीक्षा की तैयारी करता है। फिर जुडिशियल एग्जामिनेशन के बाद में वो लोअर लेवल से अपर लेवल से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुँचते पहुँचते उसकी एज 50 के लगभग हो जाती है। 50, 55, 60 के आसपास आ ही जाती है। इसलिए मिनिमम की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसकी एज जो है 50-55 क्रॉस कर जाएगी। अब मैं आपको MCQ की तरफ ले जाता हूं, ताकि आपको अब MCQ समझने में सुविधा रहेगी। देखिए, ये जो प्रश्न मैंने आपके सामने रखा था, इसका मैंने आंसर दे दिया है, और मैं इसका पूरा विवरण जो है आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अब हम आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में जो कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस मामले को मौलिक अधिकार मामले के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए 4 प्रश्न पूछे गए हैं, 4 उत्तर दिए गए हैं। 4 उत्तर में से आपको एक उत्तर का सही चयन करना है। और जैसा कि अभी मैंने आपको जब मैं क्लास ले रहा था उसमें मैंने इस बात की चर्चा की थी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में लैंड डिस्प्यूट मैटर था। लैंड डिस्प्यूट मैटर में उसको संपत्ति का अधिकार मानते हुए, चूँकि संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 के अंतर्गत हमें प्राप्त था, तो संपत्ति रखने का अधिकार उसके अंतर्गत जो है कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ये केस हुआ था कि संपत्ति रखने का अधिकार एक व्यक्ति को है तो एक संस्था को भी है और एक ट्रस्ट को भी होना चाहिए। इसी बात को लेकर के ये बहस हुई थी, क्योंकि उस समय लैंड एक्विजिशन एक्ट आया था, जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में अपार संपत्ति जिन लोगों के पास, जमींदारों के पास, राजाओं के पास, महंतों के पास, ट्रस्ट के पास थी, उसको सरकार एक्वायर्ड कर रही थी। उसी मैटर में लेकर के ये केशवानंद भारती का केस आया था। इसलिए इस मामले को मौलिक अधिकार के रूप में भी माना जाता है। केशवानंद भारती का केस में जो जजमेंट है वो जजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के विद्यार्थियों के लिए। और तो आपको मैं इसके ऊपर मेरा वीडियो ऐसे बना हुआ है, फिर मैं नए तरीके से बनाऊंगा, तो आप उसे जरूर देखें। अब ये देखिए तीसरा जो प्रश्न है, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और एक वैधानिक अधिकार बन गया। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। आप अपनी कॉपी में इसका आंसर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर आप क्या देना चाहते हैं आप लिख लें। अंत में इस वीडियो के अंत में उसके आंसर से मिलाएं, और यदि कितने आपने जवाब सही अब दिए हैं उसका उत्तर आप मेरे इस वीडियो के अंत में आप स्वतः लिखें कि आपने सही उत्तर इन 10-11 प्रश्नों में से कितने MCQ के सही उत्तर आप दिए हैं। अब देखिए, ये जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न मैं वैसे बताना भूल गया आपको, मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं चौथे प्रश्न पर बात करूँ। यहाँ देखिए, ये जो आपके सामने में जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है आपको कई सब सेक्शंस दिए हुए हैं। जो क में लिखा हुआ है, मैंने ए में लिखा हुआ है, वाक्य की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतलब कि आपको बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी, मैंने मीडिया के माध्यम से आप अपनी बात को स्वतंत्र रूप से कह सकें, उसकी आज़ादी थी। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन, मतलब कि किसी प्रकार का हथियार दिखा के कि आप कोई भी सम्मेलन या आंदोलन नहीं करें, शांतिपूर्वक आप करें। सहकारी समिति, सोसाइटी, ये बाद में ऐड किया गया। किसी भी राज्य क्षेत्र में जाने आने पर आपको कोई भी प्रतिबंध नहीं है। देश के सभी राज्यों में आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, आपको कहीं भी प्रतिबंध नहीं है। और भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप अपना बसवास कर सकते हैं, वहाँ पर कारोबार कर सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं,
आपको जो भी आपकी इच्छा हो आपने कर सकते हैं। इस तरह से और इसमें जो है ये हटा दिया गया है। और फिर ये जो है कोई भी वृत्ति उपाजिका उपजीविका व्यापार कारोबार करने का अधिकार। इस तरह से देखिए ये जो स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद 19 में हमें कई अधिकार दिए हुए हैं। इसमें जो एक महत्वपूर्ण अधिकार है कि राज्यों में भ्रमण, विभिन्न राज्यों में आप जा आ सकते हैं और विभिन्न राज्यों में बस सकते हैं, रह सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। इसको 3 भागों में बांट दिया है। इसी बात को लेकर के ये प्रश्न है। अब हम चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने माने भ्रमण के अधिकार की गारंटी देता। अभी आप जैसा देखें कि 19 में अनुच्छेद 19 में आपको कई 5-6 अधिकार दिए हुए हैं। उन अधिकारों में से एक है, जैसे कि आपको बोलने की आज़ादी दी गई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, सभा सोसाइटी आंदोलन करने की शांतिपूर्वक सभा करने की आंदोलन करने की आज़ादी है आपको। आप विभिन्न प्रकार के कारोबार को अपनी इच्छा के हिसाब से कर सकते हैं, कमा सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, बसोवास कर सकते हैं, घर बना सकते हैं और भ्रमण कर सकते हैं। इस तरह की कई तरह की आज़ादी को विभिन्न हिस्सों में बांट करके क ख ग घ ए बी सी डी करके बांटा हुआ है। इसी प्रश्न को यहाँ पर पूछा गया है कि आपको विभिन्न राज्यों में भ्रमण करने की आज़ादी किस अनुच्छेद के किस शब्द धारा में दी हुई है। तो आपने जैसे देखा कि जो सेक्शन डी में जो शब्द धारा जो है अनुच्छेद 19 की डी में ये बात कही हुई है कि आप किसी भी राज्य में स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का भी आपको समाधान मैंने आपको पहले बता दिया था कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान में वर्णित किया गया है। अब आपको देखिए इंडेक्स से ही ये प्रश्न पूछ दिया गया है, तो ये इंडेक्स से आपने प्रश्न पूछा तो ये आपको पता ही है, आप इसका आंसर आप नोट कर लें। माने कंटेंट से ही ये प्रश्न आ गया है, तो यही आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, आप कंटेंट के पेज से ही इसका उत्तर निकाल सकते हैं। ये छठा प्रश्न जो है देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A माने फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत आपको कितने मौलिक कर्तव्य ड्यूटीज हैं? 9, 10, 11, 12। इसका आंसर आपको मिला ही होगा। आप मैंने बताया था अभी, आप उसको ध्यान दें। यहाँ पर भी जो है मौलिक अधिकार के मौलिक ड्यूटी के अंतर्गत ही ये प्रश्न किया गया है कि इनमें से कौन सा मौलिक ड्यूटी नहीं है। तो ये आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा। वैसे यदि नहीं समझ में आया तो आप पुनः उसको पढ़ें, फिर इसका उत्तर का चयन करें। आठवें प्रश्न में पूछा गया है कि दोनों सदनों की यदि ज्वाइंट बैठक हो तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। देखिए लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं स्पीकर होते हैं वो करते हैं, और राज्यसभा की जो अपर हाउस की जो अध्यक्षता है, चूँकि वहाँ पर उपराष्ट्रपति बाय डिफ़ॉल्ट स्पीकर होते हैं इसलिए वो करते हैं। लेकिन जब ज्वाइंट स्थिति होती है तो एक विकट प्रश्न होता है कि भाई उपराष्ट्रपति करेंगे कि स्पीकर करेंगे। चूँकि उपराष्ट्रपति से तो बड़ा राष्ट्रपति है, फिर वो राष्ट्रपति को करना चाहिए। तो ये एक विकट प्रश्न होता है। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि लोकसभा लोअर हाउस है और राज्यसभा अपर हाउस है। तो अपर हाउस के जो चेयरमैन है उपराष्ट्रपति है, ठीक है। अपर हाउस के स्पीकर के चेयरमैन उपराष्ट्रपति है। लेकिन चूँकि लोकसभा लोअर हाउस मानते हुए भी जो है
इसी के स्पीकर बड़े माने जाते हैं, ओहदे में बड़े माने जाते हैं, और इस लोकसभा को ही संसद की सबसे बड़ी अदालत मानी जाती है। इसलिए लोकसभा के स्पीकर ही दोनों सदन के ज्वाइंट बैठक जब भी होगी तो उसी वो स्पीकर, लोकसभा का जो स्पीकर होगा, राज्यसभा का नहीं, लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो ही दोनों सदन की ज्वाइंट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति के आयु को लेकर के लिखा गया कि अधिकतम आयु कौन सी होगी, ये आपको मैंने बताया ही है। ये देखिए, ये जो है प्रेम्बल को लेकर के ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। प्रेम्बल में देखिए कितनी बार संशोधन हुआ, मैंने आपको ये बताया ही है, 1 बार 2 बार 3 बार। आप इस बात का आंसर अपनी कॉपी में नोट करें और उसको मिलान करें। मिलान करने के बाद में आप हमें बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। और भारत के संविधान को पहली बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, प्रस्तावना शब्द देखिए यहाँ, प्रस्तावना है, प्रेम्बल, तो इसको पहली बार संशोधन कौन से संशोधन के द्वारा किया गया था? 24 में, 42 में, 44 में, यह आपको बताना है। तो आप प्रेम्बल के विषय में हमने चर्चा की ही थी और आपको उसका उत्तर आपको मिल ही गया होगा। तो दोस्तों ये जो प्रश्न जो एमसीक्यू जब आते हैं, मेरा जो ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य ये था, यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गया कि ये इसके आंसर जो है मुझे यहाँ पर दिए हुए भी हैं। वैसे आप इसके आंसर को सिर्फ मिलाएं, गलती और सही का निर्णय आप लें और लेकर बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। दोबारा प्रयास करेंगे हम लोग नए वीडियो में, और तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। तभी मज़ा आएगा कि आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 100 प्रश्नों में आप 70 प्रश्नों का जवाब स्वतः दे पाएंगे। मित्रों, मेरा जो वीडियो बनाने का जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड नेशनल लॉ कॉलेज के स्तर का होगा। इसलिए आप यदि वीडियो की गंभीरता को समझते हैं और इच्छा है कि आप पढ़ें, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। मेरा इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। और मैं अभी जो मैंने जो क्लास लिए हैं उनके सभी प्रश्न, वे सभी प्रश्न उनके उत्तर के साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे भी दे दूंगा। साथ साथ मेरे पिछले वीडियो के वे तमाम लिंक भी मैं दे दूंगा, जो आप देखना चाहें तो ज़रूर देखें। और यदि आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा जो पिछला जो वीडियो कुछ बने हैं उसके मैं स्क्रीन भी शॉट भी इस वीडियो के साथ दे रहा हूं। आपको यहाँ से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।